नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मिडिल ईस्ट में 3 देशों के बीच करार हुआ है और इस करार को लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था वर्ल्ड व्यू पर, वो यही वीडियो था कि 3 देशों के बीच जो करार होने जा रहे हैं वो करार क्या हो सकता है। तीनों देश के नाम मैंने आपको बता दिए थे, पाकिस्तान, सऊदी और टर्की के बीच में। और जब ये समझौता हो गया और जैसा मैंने बताया था कि समझौता क्या हो सकता है, आखिरकार वही समझौता हुआ है। उसका मैं आपको प्रेस रिलीज भी दिखा रहा हूँ, जिसमें आप समझ जाएंगे कि जो तीनों देशों के बीच मुख्य ये समझौते का आप कह सकते हैं कि कोर है, वो क्या है, मुख्य मसौदा क्या था। बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने जो सऊदी और टर्की के साथ ये समझौता किया, जो करार किया है, क्या वो भारत के ऊपर प्रहार करने के लिए किया गया है? पाक का सऊदी टर्की से करार, क्या होगा भारत पर प्रहार? जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है इसका असर तो होगा, लेकिन भारत के लिहाज से ये क्या हो सकता है, भारत के लिए समझौता क्या मायने रखता है, वो भी हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले ये आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ट्राइलेटरल संधि है क्या, ये त्रिपक्षीय संधि क्या है जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ये वो ट्रीटी है जो इस तीनों देशों के बीच हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जगह है मक्का, जो मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। वहाँ पर यह समझौता किया गया है। सऊदी, टर्की और पाकिस्तान की ओर से तो ये बताया गया कि ये जो समझौता है ये सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पैक्ट है, और कहा भी ये जा रहा है कि ये समिट जो है फॉर जॉइंट डिफेंस समिट किया गया है। ये समिट जो हुआ वो डिफेंस इसका मसौदा था। लेकिन इसमें जो बातें निकलकर सामने आई है, द एग्रीमेंट इंटेंड टू स्ट्रेंथन द कलेक्टिव डिटरेंस अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन एंड इट स्टिपुलेट्स दैट एनी आर्म्ड अटैक अगेंस्ट एनी वन ऑफ द 3 states शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाकिस्तान पर, टर्की और साथ ही सऊदी में से किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो यह माना जाएगा कि तीनों देशों के ऊपर हमला हुआ है। एक बात इससे क्लियर हो गई कि जिस तरह का पैक्ट सऊदी और साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ 2025 सितंबर में हुआ था, बिल्कुल वही पैक्ट इस वक्त हो गया है इन तीनों देशों के बीच। यानी ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो पैक्ट हुआ था सितंबर 2025 को, उसमें एक प्लस हो गया है टर्की। अब ये तीनों देश हो गए। अब इसमें तीनों देश को अगर देखा जाए तो हर देश की अपनी अपनी खूबी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि पाकिस्तान की क्या खूबी है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, सऊदी के पास पैसा है, उसका डिफेंस बजट ही करीब $100 बिलियन का है। और टर्की के पास क्या है? तुर्की के पास है पहली चीज़ नाटो की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी फौज है, और दूसरी चीज़ है उनके पास एक डिफेंस इंडस्ट्री है जिसमें वो कई आधुनिक हथियार तैयार करते हैं। ड्रोन्स उनका सबसे घातक हथियार इस वक्त दुनिया में माना जाता है। तो तीनों देशों की जो ताकत है वो साथ लेकर आ रहे हैं, और तीनों देश मिलकर अब ये समझौता किया है। और तीनों देशों के बीच अब आगे जो भी इसके निटिग्रिटीज़ हैं उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो आपस में, चाहे वो हथियारों का मसला हो या फिर दूसरी चीज़ों, उसको वो साझा करेंगे। अब बात आती है कि ये संधि क्यों की गई, क्या ज़रूरत थी कि तीनों देशों को अचानक साथ आके समझौता करना पड़ा। सऊदी और पाकिस्तान के बीच तो समझौता था ही, इसमें टर्की फिर क्यों इन्वॉल्व हो गया। अब इसके लिए आपको एक बात समझनी होगी कि मौजूदा हालात क्या है। मौजूदा हालात सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंटली क्या चल रहा है। प्रेजेंट यहाँ पर है ईरान। ईरान सबसे बड़ा इस वक्त फैक्टर ने तो ज़रूरत क्या थी, क्या ऐसा हो गया था कि टर्की को इसमें आना पड़ा, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ पहले सऊदी अरब को ये ट्रीटी करनी पड़ी। इसकी वजह है ईरान, क्योंकि इस वक्त जो हालात मिडिल ईस्ट के बने हुए हैं उसमें एक बात तो ईरान ने दुनिया के सामने साबित कर दी है कि अमेरिका जैसा दुनिया का सुपर पावर ईरान को घुटनों पर लाने में नाकामयाब रहा। 150 दिन का वक्त हो चुका है। 28 फरवरी 2026 को पहला हमला हुआ था, जिसके बाद से हमले होते रहे, संघर्ष होता रहा, समझौता भी हुआ, माना गया कि शायद डील हो गई है, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन
अमेरिका जो चाहता है ईरान वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पर ही ट्रीटी करेगा। और पूरी दुनिया को ईरान ने बता दिया कि वो सुपर पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं है और सरेंडर अमेरिका करवा भी नहीं सकता। यानी कि जो दबदबा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में वो ईरान का साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी करके पूरे अरब देशों को, गल्फ कंट्रीज को धूल चटा दी है, उसके बाद सऊदी अरब के लिए ये बड़ा मसला हो गया कि क्योंकि पूरे इस पूरे अरब वर्ल्ड का खाड़ी देशों का सबसे मजबूत देश माना जाता था, सबसे अमीर देश है। दूसरी बड़ी बात है कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया जिस तरह से हॉर्मुज के बाद बाबल मंदेब या जो रेड सी का इलाका पड़ता है, इस इलाके से भी जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी है हुतीज़ ने, जो ईरान के प्रॉक्सी हैं। तो कुल मिलाकर ईरान ने जिस तरह से पूरी घेराबंदी की है और जिस तरह से वो पूरे दुनिया के सामने एक मजबूत ताकतवर मुल्क के तौर पर मिडिल ईस्ट में निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं सऊदी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शिया और सुन्नी, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, ये तीनों देश सुन्नी हैं। इसमें से एक लौता है ईरान जो शिया देश है, और ये शिया एक देश है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त सबको धूल चटा के रखी हुई है, यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को भी। अब पाकिस्तान इसमें एक ऐसा देश है जो लगातार ईरान के साथ मध्यस्थता की बात कर रहा है, लेकिन है तो वो सऊदी के करीब, टर्की के करीब। ईरान के साथ भले ही वो मध्यस्थता कर रहा हो, लेकिन वो अमेरिका की वजह से कर रहा है। लेकिन इस पूरे संधि में एक बात निकल कर सामने आई है कि ईरान की वजह से ये संधि हुई है, और ये जो संधि हुई है 3 सुन्नी देशों ने एक अलायंस बनाया है ईरान एक लौते शिया देश के खिलाफ, क्योंकि उसने पूरे गल्फ कंट्रीज में इस वक्त सबको अपने दबाव में रखा है, डरा के रखा हुआ है। और सबको ये लगता है कि अगर इस वक्त ईरान के साथ अगर आपको लोहा लेना है, मुकाबला करना है, तो सबको साथ में आना पड़ेगा, साथ में आने के लिए ये तैयार हुआ है। अब बात आती है संधि का असर क्या होगा। अब इस संधि को लेकर अगर बात करते हैं तो इसमें पहली चीज़ है कि इस संधि में क्या होगा, इसके लिए थोड़ा एक मैप के जरिए हम समझेंगे। तो सवाल ये है कि आखिरकार इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है। अब इसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म होगा और एक शॉर्ट टर्म होगा। अब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है? सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों देशों ने एक जो अलायंस तैयार कर लिया है, इसको तो कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम देशों का नेटो, जैसे नेटो में, लेकिन नेटो का जो 5th आर्टिकल है वो ये कहता है कि किसी भी एक देश पर हमला यानी कि सब पर हमला माना जा रहा है। बात ये आती है कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब जब दोनों साथ में हैं तो फिर उनको तीसरे देश की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर तुर्की को क्यों ज़रूरत पड़ी कि नेटो के साथ होने के बावजूद वो इस अलायंस में शामिल हो गया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि उसको पता है कि इसका एक असर देखने को मिलने जा रहा है। वो असर क्या है? इस वक्त ईरान, जैसा हमने बताया कि शिया देश है, और उसके जितने भी शिया प्रॉक्सीज हैं, इराक में मौजूद जो शिया मिलिशिया ग्रुप है यानी उग्रवादी संगठन है, यमन के हुतीज़ ये भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं, उसी तरह से सीरिया में भी कुछ इसी तरह के प्रॉक्सीज मौजूद हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस इलाके में जो इसके प्रॉक्सीज हैं, इसने नाक में दम करके रखा हुआ है। किसके? इस वक्त सऊदी के। अब इराक से भी हमले हो रहे हैं जो यहाँ पर प्रॉक्सीज हैं, और यमन से भी हमले हो रहे हैं। तो सऊदी को ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से उसके ऊपर हमले होते रहें और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, तो ऐसा होगा कि इस पूरे मिडिल ईस्ट में दबदबा हो जाएगा ईरान का, जो यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अरे भाई, जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क, जिसने यहाँ पर सऊदी को, बहरीन को, कतर को, यूएई को संरक्षण देके रखा हुआ अपने बेसिस बना के, वही अगर ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जा रहा है। अब संधि करने तो अमेरिका ही आया ना, अब कुछ भी कर ले। यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल नहीं पा रहे हैं, ईरान को मना नहीं पा रहे हैं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दें।
और लगातार समझौते की बात हो रही है। हर बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान कहता है कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये सिर्फ अमेरिका कहता है। तो ऐसे में जब एक देश ईरान यहाँ पर अमेरिका को झुका रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब क्या करेगा। और यही वजह है कि सऊदी अरब ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ अपना समझौता किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। दूसरा, यहाँ पर टर्की के पास जो एक इंडस्ट्री है, बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री, और साथ ही साथ उसके बाद एक बड़ी सेना है। तो यहाँ पर जो पहला इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि इस इलाके में अब अमेरिका धीरे धीरे हो सकता है कि एग्जिट कर ले, क्योंकि अमेरिका को एक एग्जिट रूट चाहिए जिस तरह के हालात हैं, और यहाँ पर एक रीजनल अलायंस तैयार हो। और हो सकता है कि सऊदी को ये बात समझ में आ रही है कि हर वक्त यहाँ पर अमेरिका वो संरक्षण नहीं दे सकता है जो उसको चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है, फौज है, न्यूक्लियर हथियार है जो वो सऊदी को दे सकता है। टर्की भी ये कर सकता है, यहाँ पर एक डिफेंस इंडस्ट्री तैयार कर सकता है। तो मौजूदा हालात में जो शॉर्ट टर्म सबसे पहले यहाँ पर जो असर देखने को मिलेगा वो ये होगा कि जो यहाँ पर एक नया अलायंस देखने को मिलेगा जिसमें अमेरिका नहीं है, और यहाँ पर आपको ये 3 देश नज़र आएंगे। साथ ही जो प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज के ऊपर से अगर कोई हमला होता है तो यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर मदद कर सकता है, और सऊदी की तुर्की यहाँ पर मदद कर सकता है। तो ताकि जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको धीरे धीरे आप कमज़ोर कर सकें। जब ईरान के प्रॉक्सीज कमज़ोर हो जाएंगे तो सऊदी के लिए ये बहुत आसपास को जो इलाका है, चाहे वो रेड सी का इलाका हो या फिर ये जो उसका नॉर्दर्न सऊदी का इलाका है, ये सुरक्षित हो जाएंगे। और प्रॉक्सीज को कम करने का मतलब ही है कि आप ईरान को थोड़ा कमज़ोर कर रहे हैं। अब ईरान एक ऐसा है कि जो लगातार अपने इन प्रॉक्सीज के साथ खड़ा रहा है। अगर बाकी देशों की बात की जाए, अब ये देखना होगा कि जब संघर्ष अगर होता भी है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी की मदद करने आएंगे, क्योंकि ईरान पिछले दिनों जो संघर्ष शुरू हुआ था उस दौरान सऊदी को लगातार टारगेट करता रहा है, और अभी भी यमन से और इराक से जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो सऊदी को निशाना बना रहे हैं। क्या इस समझौते के बाद पाकिस्तान और तुर्की सऊदी को मदद करेंगे? और वो मदद करते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि आगे अगर ईरान हमला करता है सऊदी के ऊपर तो ये दोनों देश हैं जो यहाँ पर सऊदी की मदद करने के लिए आएंगे, पहुँचेंगे। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म तो हमने बता दिया, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अगर ये मसला हल हो जाता है तो, और अगर नहीं भी होता है तो ईरान की वजह से बाकी जो यहाँ पर जितने भी सुन्नी देश हैं, अब इसमें कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, जॉर्डन है, क्या ये धीरे धीरे, या इस तरफ इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, क्या धीरे धीरे एक नाटो की तरह ये इस्लामिक नाटो तैयार होगा जिसमें सभी जो सुन्नी देश हैं वो आ जाएंगे? और ये सिर्फ और सिर्फ क्या गल्फ या मिडिल ईस्ट तक रहेगा? जैसा इसमें क्या अफ्रीकन कंट्रीज, साथ ही साथ जो एशियन देश हैं ये भी आ जाएंगे, इसमें शामिल होंगे इस अलायंस के अंदर? ये एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इसका सबसे पहला अगर असर देखने को मिलेगा तो इसी इलाके में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बना ही इस इलाके के लिए है। और इसमें जो तमाम जो सुन्नी देश हैं वो क्या शामिल होंगे आने वाले वक्त में? और जिस तरह से एक रीजनल नया यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक नया डायमेंशन शुरू होगा, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि अमेरिका धीरे धीरे खुद को एग्जिट कर रहा है और बाकी जो यहाँ पर इस्लामिक देश हैं वो एक साथ आके अपने लिए एक अलग कह सकते हैं कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब बात आती है भारत को लेकर। अब भारत के ऊपर क्या इसका कोई असर पड़ने जा रहा है? अब भारत के लिए क्या होंगे? भारत के लिए भी एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म हालात देखने में। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस वक्त? ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ, मौजूदा वक्त में तो भारत के लिए फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा फोकस है इनका फोकस है ईरान, 3 सुन्नी देश और एक शिया मुल्क, ये इस वक्त फोकस है। ईरान के
वर्चस्व को रोकना, ईरान के दबदबे को रोकना और यहाँ पर मौजूद जो सुन्नी देश है और अरब देश हैं वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म में भारत को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब बात आती है लॉन्ग टर्म। क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे सोचें? लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान क्योंकि इस अलायंस का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, वो भारत के लिए किस तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद है, टर्की ने सीधे यहाँ पाकिस्तान की मदद की थी, खुलकर मदद की थी और उसने अपने यूएवीज भेजे थे, ड्रोन्स भेजे थे जिसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि चीन भी यहाँ पर है, चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की थी और ज़्यादा ही मदद की थी देखा जाए, हालांकि इनडायरेक्टली की थी, उसको इंटेलिजेंस देना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना उसके जरिए। लेकिन अब जब ट्रीटी हो गई है, अगर भारत के साथ पाकिस्तान के बीच कोई भी संघर्ष होता है तो फिर क्या सऊदी, टर्की सीधे पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत के ऊपर क्या हमला करेंगे? ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने पहले ही नज़र रखी हुई, ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कुछ अहम समझौते भी किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था, जैसे ही भारत ने देखा था कि तुर्की की ओर से मदद की गई है पाकिस्तान की, तो भारत ने दो देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया। एक है यहाँ पर साइप्रस और दूसरा है ग्रीस। साइप्रस के साथ भारत ने डिफेंस पैक्ट किया है। अब इस डिफेंस पैक्ट के तहत साइप्रस को भारत हथियार देगा, जिसमें माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी देगा। साइप्रस को लेकर पहले से ही तुर्की, ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में एक यहाँ पर संघर्ष जारी है और भारत के ओर से अगर यहाँ पर साइप्रस को मिसाइल्स दिए जाते हैं, खासतौर पे ब्रह्मोस दिया जाता है, तो ये तुर्की के लिए बहुत परेशानी है और तुर्की तब से उसकी हालत खराब है। वो लगातार इस विषय को उठा रहा है कि साइप्रस को भारत क्यों हथियार दे रहा है। दूसरी तरफ यही ऑफर ग्रीस के पास भी गया है। ग्रीस को भी भारत हो सकता है कि ब्रह्मोस दे, मिसाइलें दे, और ये दोनों देश ये तुर्की के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। तो अगर तुर्की को आपको अगर मैनेज करना है तो फिर इन दोनों देशों के साथ भारत जो समझौता कर रहा है ये बड़े काम आएगा। और यही वजह है कि तुर्की को 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष होता है तो कहां और कितनी मदद दे सकता है। हथियार तो वो दे रहा है, लेकिन क्या उसके सैनिक या उसकी एयरफोर्स इसमें शामिल होगी, इस पे एक बड़ा प्रश्न है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म का। दूसरी बड़ी बात है कि भारत ने एक और समझौता किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत के साथ डिफेंस पैक्ट किया। इस दोनों के तहत दोनों ही देश, देखिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई, ठीक है, को प्रोडक्शन होंगे दोनों देशों के बीच, काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, पहले से भी बहुत सारे समझौते हैं, लेकिन जो यूएई के साथ ये डिफेंस पैक्ट हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण आगे कड़ी बन सकता है, क्योंकि इस इलाके में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, यूएई की भी अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि चलती है, दबदबा है उसका इस अरब मुल्क में। इसके अलावा भारत क्या कर सकता है? भारत के साथ इजराइल का भी एक अच्छा खासा समझौता है रक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा भारत अब कुछ और समझौते कर सकता है। अगर यहाँ पर ईरान, देखिए ईरान के अभी हालात देखने की क्या होता है, क्यों पाकिस्तान और सऊदी अरब, तुर्की ने एक समझौता बना लिया है और जैसा माना जा रहा है कि ईरान की ओर से एक स्टेटमेंट आया, उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। ईरान में वहाँ की संसद के एक सांसद हैं जो फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी होती है उसके सदस्य हैं। उन्होंने ट्वीट करके एक्स पर कहा कि सऊदी अरब को अगर ये लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये ट्राइलेटरल समझौता करके उसने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है तो इसका वो भ्रम है। अगर उसको ये लगता है कि ये समझौता करके वो खुद को सुरक्षित कर रहा है तो उसको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आके उसे बचा नहीं सकते। अगर उसको खुद अपनी रक्षा करनी है तो खुद सक्षम बनना पड़ेगा, क्योंकि ये ईरान समझ रहा है कि ये जो पूरा समझौता हुआ है, करार हुआ है, वो उसी के खिलाफ हुआ है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में अब ये देखना है कि ईरान इस समझौते के बाद किस तरह का रुख अख्तियार करता है तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान को लेकर। तो ऐसे में भारत के साथ ईरान के संबंध हैं,
उस ईरान के साथ क्या भारत अपनी जो संबंधों को क्या कुछ और ऊंचाई पर लेके जा सकता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बाधा ये आ सकती है कि चाइना के साथ ईरान का एक 25 साल का पैक्ट हो चुका है। तो ऐसे में भारत यहाँ पर देखेगा, लेकिन डिप्लोमेटिकली ईरान का यहाँ पर हो सकते हैं कि कोई एक समझौता करके यहाँ पर इस अलायंस को, जो टर्की, सऊदी और पाकिस्तान का अलायंस है, इसको आप टक्कर दे सकते हैं। इसके अलावा भारत चाहे तो और भी बहुत सारे रक्षा अलायंसेस कर सकता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि चाहे वो अलग अलग वो मुल्क हैं, चाहे वो ईस्टर्न यानी कि पूर्व के जो देश हैं, चाहे वो जापान हो गया, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, अलग अलग देशों के साथ है। लेकिन इस इलाके में भारत ने पहले ही ओमान के यूएई के साथ कर लिया है, ओमान के साथ भी एक समझौता हुआ है, और ये दोनों देशों के साथ अगर भारत के कुछ डिफेंस पैक्ट और बन जाते हैं, आगे तैयार होते हैं, तो ऐसे में इस अलायंस को आप कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते हैं। एक और बड़ी बात है कि इजिप्ट के साथ भी भारत के जो संबंध है वो पिछले कुछ वक्त में काफ़ी बेहतर हुए हैं, और रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने समझौता किया, करार किया है। अब अलायंस की अगर बात आती है तो यहाँ पर एक अलायंस पहले से जारी है, वो है I2 और U2। आई का मतलब हो गया इंडिया और इजराइल, U2 का मतलब होगा US और UAE। ये भी एक ऐसा अलायंस है जिसको भारत आगे एक्सप्लोर कर सकता है, अगर, या फिर कहें कि UAE भी इसको एक्सप्लोर कर सकता है, क्योंकि UAE और सऊदी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है दोनों देशों के बीच। यहाँ तक हालात बन गए थे कि दोनों देश के सैन्य संघर्ष भी हो सकता था यमन को लेकर। और जैसे ही ये हालात बने थे, जब सऊदी अरब और UAE आपस में आमने सामने आ गए थे सैन्य रूप से, उसी वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने यानी कि UAE ने भारत के साथ करार किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो ये पूरा अलायंस तैयार हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की का, उसका लब्बुलुआब एक ही है कि ईरान के खिलाफ ये तैयार हुआ है, ईरान को रोकने के लिए हुआ है, ईरान का वर्चस्व इस इलाके में कम करने के लिए हुआ है, और तीन सुन्नी मुल्कों ने एक शिया देश के खिलाफ ये अलायंस तैयार किया है। और इसका असर जाहिर सी बात है कि इस पूरे इलाके में पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके बिना ये ख़त्म हो जाएगा अलायंस। दूसरी बड़ी बात है कि लॉन्ग टर्म में भारत को भी सोचना होगा कि ये जो करार हुआ है इसको आपको कैसे रोकना है। भले ही सऊदी के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये जो डिफेंस अलायंस इसने किया है तुर्की के साथ, पाकिस्तान के साथ, क्या भारत उसके बाद सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेटिकली किस लेवल पर कहाँ तक एंगेज होगा, ये भारत को भी सोचना होगा। हाँ, ये जो पूरा अलायंस हुआ है ये एक देश के हामी के बाद ही हुआ है, वो है अमेरिका। अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जब ग्रीन सिग्नल मिला है, उसके बाद ही ये सभी देश इस समझौते के लिए तैयार हुए हैं। और देखा जाए तो अमेरिका के साथ टर्की यानी नाटो के जरिए जुड़ा हुआ है, सऊदी अरब के साथ उसके अलग ही रिश्ते हैं, बेसेस यहाँ पर मौजूद हैं, और सारी सी बात है कि पाकिस्तान भी एक तरह से अमेरिका के इशारे पर काफ़ी हद तक चलता फिरता है। लेकिन इस अलायंस की वजह से चीन क्या रुख आगे अख्तियार करेगा, क्योंकि जो डिफेंस इंडस्ट्री से अगर बात की जाती है, तुर्की की वजह से अगर पाकिस्तान पूरी तरह से तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाता है, वहाँ से हथियार लेना शुरू करता है, तो चीन अपना माल कहाँ बेचेगा। चीन का अपना बाजार खोने के लिए तैयार है। और अगर ये अलायंस ईरान के खिलाफ हुआ है तो चाइना के साथ जो 25 साल का पैक्ट है, 25 साल का जो पैक्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के प्रति क्या रुख रखता है चीन, ये भी आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आप इस एग्रीमेंट के बारे में, इस पैक्ट के बारे में, इस संधि के बारे में क्या सोचते हैं, और भारत को क्या करना चाहिए, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।